नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने गाइस जो आर्टिकल की सीरीज चालू करी थी उसमें हमने आर्टिकल 18 तक हमने कवर कर लिया है। आर्टिकल 1 से लेकर के 18 तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हम आ गए थे। उसके भाग 3 का हमने लेक्चर 1 देख लिया और लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि भाग 3 में आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, 12 से लेकर के 35 तक हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 19 है, क्योंकि भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट, ये देखेंगे हम किस में, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। चलिए, तो इसमें कितने प्रकार की, जो आर्टिकल 19 का 1 है, आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। जो 7वें प्रकार की स्वतंत्रता, जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको क्या है, हटा दिया गया और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, राइट। चलिए, तो सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो सभी नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या स्वतंत्रताएं होंगी, वो आर्टिकल 19(1) में दी हुई हैं। ध्यान रखें, आर्टिकल 19(1). तो देखते हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसी चीज़ें नहीं जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, उसको नहीं बोल सकते। बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। तभी तो आज लोग बोलते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है। बोलने के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। शांतिपूर्व निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, निरायुद्ध, बिना हथियार के, निरायुद्ध, राइट। संगम या संघ बनाने का अधिकार, आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिए वो इलीगल कार्यों में नहीं लगनी चाहिए, अभी देखेंगे। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध, सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको रोका नहीं जा सकता, ये आपकी स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की, आप जाकर के किसी राज्य क्षेत्र में निवास भी कर सकते हो और बस भी सकते हो, राइट। या नेक्स्ट है, जो लास्ट है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, आप कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, आप ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब तो ये हो गया, ये सारी स्वतंत्रताएं दे दी, तो क्या इनका प्रयोग आप असीमित रूप में कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ भी आप बोलोगे, देश के खिलाफ बोलोगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी हैं, इस बात को ध्यान रखें। जब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो इसी के तहत लगाती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध भी हैं। आपने तो ये पढ़ लिया कि हमें बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, समझ रहे हो। देखो, अब हम समझते हैं जो 19(1), 19 का 1, अब 19(2) में क्या है कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इन पर प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2। समझिए क्या, तो जो पहली स्वतंत्र क्या है कि जिसमें हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो उस पर क्या है, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप, मानहानि, अपराध या उद्दीपन के संबंध, युक्त युक्त निर्बंधन, जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन कोई बनने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित, यानी अब शॉर्ट में मैं समझाता हूँ कि राज्य, जो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप देश के ही खिलाफ बोल रहे हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के, आप किसी दूसरे देश, भारत के यदि किसी देश के साथ अच्छे संबंध हैं, उसके साथ कि आप गलत बात नहीं बोल सकते। लोक व्यवस्था और सदाचार बना रहना चाहिए, समझ रहे हो क्या नहीं। इस संबंध में न्यायालय की मानना नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते आप बोल के। तो युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए सकते हैं, इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा क्या था। जो दूसरा हमारा था शांतिपूर्व निरायुद्ध सम्मेलन का, इस पर भी उसी आधार पर क्या है, प्रतिबंध। भारत की संप्रभुता, सम्मेलन का अधिकार है, तो ये नहीं कहीं भी आप कुछ भी करने लगेंगे। लोक व्यवस्था और सदाचार, युक्त युक्त निर्बंधन, ठीक है, लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए। लोक व्यवस्था और सदाचार, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके ऊपर, ठीक है।
चलिए, जो थर्ड बात थी क्या थी, संगम या संघ बनाने का, सेम इस पर भी भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के हितों में युक्त युक्त निर्बंधन सरकार लगा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो था आपको अधिकार स्वतंत्रता थी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वाद या सर्वत्र अबाध संचरण का की जो स्वतंत्रता दी गई, तो उसमें देखिए प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। राइट, समझते हैं। इसमें प्रतिबंध आप डालोगे कि नेक्स्ट जो है, हाँ, वहाँ की जो आप कहीं भी अबाध संचरण कर रहे हैं, राइट, ये तो बात ठीक है, लेकिन उपखंडों में अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जाति के हितों में के संरक्षण के लिए युक्त युक्त निर्बंध जहाँ तक कोई विद्यमान विधि है अधिरोपित करती है, प्रवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी। यानी ऐसे निर्बंधन सरकार अधिरोपित करती है। जैसे कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, तो वहाँ पर जाने से आपको रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल जनता है उसके हित में ऐसा करने के लिए किया जा सकता है। समझ रहे हो ना इसी चीज़ को। ऐसे ही जो लास्ट था आपका, भारत के राज्य किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, तो उसमें भी यही प्रतिबंध है। क्या है कि यही प्रतिबंध है कि वहाँ की जो जनता है, साधारण जनता के हितों में, वहाँ जो निवास करने वाली जनता है उसके हितों में क्या किया जा सकता है, आप पर रोक लगा दी जा सकती है। समझिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, निर्बंधन अनुप्रयोग करने वाली कोई भी, जैसे आपको क्या है, आजीविका करने, कोई भी व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया, उस पर कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिका या तकनीकी अर्हताओं को क्या किया जा सकता है। कोई आप कारोबार कर रहे हो तो उसके लिए बोला जा सकता है कि ये तकनीकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, फलानी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा सरकार क्या है प्रावधान कर सकती है। राइट। राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णतः भागतः प्रवर्जन करके नता चलाए जाने से, मतलब राज्य ऐसा काम कर सकती है कि कुछ उद्योग धंधों को अपने नियंत्रण में ले सकती है कि हाँ इसको हम ही चलाएंगे। ठीक है, ऐसा कर सकती है। चलिए, ऐसे नियम बना सकती है। तो ये हमने देखा कि जो 19 में स्वतंत्रताएं दी उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। राइट। चलिए, आर्टिकल 20 में देखते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उससे दोष सिद्धि से कैसे संरक्षण मिलेगा उसको, इस बात को हम समझते हैं। समझिए, तो इसमें 3 पॉइंट हैं, इस आर्टिकल के 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखें, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। राइट, अतिक्रमण नहीं किया है, या उसके अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब इसका शॉर्ट में ये हुआ, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो आप उसको जितना अपराध किया है, जितने साल की, उसे 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, तो 5 साल से 7 साल की सज़ा नहीं दे सकते हो आप उसको। दूसरा, यदि कोई अपराध किया तो ऐसा नहीं है जिस समय उसके लिए जो नियम लागू होना था, जो विधि थी कि उसको अपराध करती घोषित करती है, तभी उसको अपराधी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस समय उसने अपराध किया था उस समय मतलब वो कानून का उल्लंघन नहीं माना गया, लेकिन बाद में उसको कानून का उल्लंघन मान दिया, तो पता चला कि 4 साल बाद उसने 4 साल पहले कोई कार्य गलत किया था, अब तब उस समय वो अपराध नहीं माना जाता था। कोई उसने कार्य गलत किया, वो अपराध नहीं माना जाता, 4 साल बाद उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया, तो अब ऐसा नहीं कि 4 साल बाद उसको पकड़ के ले जाओगे जेल में डाल दोगे। इसका मतलब ये है, समझ गए। और जितना उस अपराध के लिए प्रावधान किया गया है, जितनी सज़ा का, उससे अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा पॉइंट ये कहता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। आप उसको एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दे सकते, ना ही उसे कस्टडी में ले सकते हैं। नंबर 3 क्या कहता है ये, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्ती आप ये नहीं बोल सकते मारपीट करके, पिटाई करके कि चल अपने खिलाफ ही सबूत पेश कर, गवाह बन जा अपने खिलाफ ही, यानी उसको वो कर ले, स्वीकार कर ले, उसने कोई अपराध किया ही नहीं है फिर भी उसको स्वीकार करवा दो आप। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
आपके जीवन का अधिकार जिसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा ही उसकी जान ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। समझ रहे हो ना, आपको किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। ओके, चलिए, इसी का जो 21 का जोड़ा गया था मूल संविधान में नहीं था, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 2002 के द्वारा, कि आर्टिकल 21 का, ठीक है, इसको भी मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने का अधिकार, जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। वो राज्य के ऊपर है, मतलब सरकार के ऊपर है, जैसा भी वो निर्धारित करे। ये है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 22। देखिए, यहाँ पर मैं केवल आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में हमारी अलग सीरीज़ है, उसमें हम डिटेल में पॉलिटी पढ़ेंगे। 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आपको एक एक आर्टिकल के बारे में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध, ठीक है। आपको क्या है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और आपको बंधक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। निवारक निरोध, देखिए इसके संबंध में संरक्षण क्या है समझते हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया तो उसको आपको कारण बताना होगा कि इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तभी आप उसको कस्टडी में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, और क्या है, अपनी रुचि के किसी विधि व्यवसायी परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित, यानी वो अपने विधि व्यवसायी मतलब वकील से वो परामर्श कर सकता है, समझियो। ऐसा नहीं कि वकील से परामर्श लेने से उसको रोक दिया जाए। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तभी तो जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जाती है थाने में, तो वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती अपने पास, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। या तो वो छोड़ देगी 24 घंटे से पहले, या 24 घंटे हो गए तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, समझे। थर्ड क्या है, पॉइंट कहता है खंड 1 और 2 की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी। समझिए, निवारक जो निरोध किया गया है, एक तो क्या है, ये तो गिरफ्तारी से, ये तो आम गिरफ्तारी है, ठीक है, आम गिरफ्तारी। अब निवारक निरोध की बात करते हैं, ठीक है। तो निरोध क्या है, तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, लेकिन पर नहीं, जो शत्रु है कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश का है, तो उसको जो पहले वाली जो छूट हैं वो नहीं मिलेगी। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति, कुछ निवारक निरोध का मतलब ऐसा होता है, आपको पता है, पुलिस को पता चल जाता है कि फलाना आदमी ये कुछ कार्य कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है, ऐसा पता चल गया, कुछ क्राइम कर सकता है, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लेना, तो उस व्यक्ति को भी छूट प्राप्त नहीं होगी, राइट। दूसरा, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक की अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना, यानी मैक्सिमम आप कितना 3 माह तक ही आपको निवारक निरोध के तहत बंधक बना करके रख सकते हो उसे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पता है आपको कि ये आदमी कुछ गलत काम कर सकता है, समाज के लिए खतरा है, तो उसको बिना बताए आप गिरफ्तार कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन दिए गए आदेश के अनुसार जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है, और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर भी देगा, ठीक है। वो उस आदेश के खिलाफ क्या है, अदालत में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 23। बाद में बाकी चीज़ें हैं वो जो हम पॉलिटी डिटेल में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, बलात् श्रम ज़बरदस्ती उससे कोई मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ये आर्टिकल 23 कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो समझें इसमें क्या क्या है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार इसी प्रकार का बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। किसी से आप बेगार भी नहीं करा सकते,
उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। पहले लोग क्या कर फ्री में काम करा लेते थे, तो वो एक तरीके से उसका शोषण ही था ना। दूसरा पॉइंट है, इस अनुच्छेद के तहत कोई बात सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं, लेकिन हाँ सरकार के लिए यदि कोई देश के लिए कोई कार्य करना है तो बेगार कराई जा सकती है, बिना पैसे के काम आपसे कराया जा सकता है। लेकिन इसमें धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि फलाने वर्ग के लोग ही देश की इस सेवा में लगेंगे या ये लोग नहीं लगेंगे। जो देश है, देश के लिए आपको काम करना पड़ सकता है, बेगार करनी पड़ सकती है। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में आप बच्चों को कार्य में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? खान या कोई भी कारखाने, खान या कोई संकट में ऐसा कोई भी कार्य है उसमें आप उसको नहीं लगा सकते हो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। राइट, चलिए, तो इसमें हमने यहाँ तक 24 आर्टिकल 24 तक देख लिया है। बाकी आर्टिकल्स हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करते जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।